जब विज्ञान और युद्ध आमने सामने हों, तब शुरू होती है समालोक का सुरमा योद्धा की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति से नहीं बुद्धि से जंग जीती जाती है। पूरी कहानी सुनने के लिए समालोक का सुरमा योद्धा की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे छूट न जाए। ट्रेनर हैरी ने जैसे ही डेस्टिनी कॉलेज के हॉल में खड़े स्टूडेंट से एनर्जी कंट्रोल स्किल से उनको हुए फ़ायदों के बारे में पूछा तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया था। तभी श्लोक ने भीड़ के बीच से आगे आकर ट्रेनर मैक का सपोर्ट किया। इससे पहले डेस्टिनी कॉलेज के अंदर किसी भी स्टूडेंट ने ट्रेनर हैरी की बातों पर जवाब देना तो दूर, किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ट्रेनर हैरी को आंख उठाकर भी देख सकें। श्लोक की हिम्मत देखकर सभी स्टूडेंट्स चौंक गए थे, पर अभी भी काफ़ी सीनियर्स उसे बदतमीज समझ रहे थे। श्लोक के इस तरह ट्रेनर हैरी को सीधे मुंह पर जवाब देने पर एक जूनियर स्टूडेंट ने अपने दोस्त से कहा, ओह माय गॉड, अब तो ये गया। हैरी सर को हम लोगों ने आज तक नज़र उठाकर नहीं देखा और इसकी इतनी हिम्मत कि हैरी सर के सामने के किसी और को अप्रिसिएट कर रहा है। साथ खड़ा स्टूडेंट जवाब देते हुए बोला, वेल डन श्लोक, अब तुमने सही आदमी से पंगा लिया है। तुम भले ही बहुत टैलेंटेड हो पर हैरी सर को तो तुम हराने से रहे। अब तुमने हैरी सर की जो बेइज्जती की है, इसके लिए तुम्हें इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी कि अपना सामान उठाकर तुम्हें रफू चक्कर होना पड़ जाएगा। जैसे ही ट्रेनर हैरी ने श्लोक की बातें सुनी, वे गुस्से में पीछे की ओर मुड़े। उन्होंने पाया कि श्लोक उनके ठीक सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। ट्रेनर हैरी ने श्लोक को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर बोले, हु आर यू? नए आए हो ना कॉलेज में? यहाँ के कायदे कानून नहीं पता तुम्हें, इसलिए मेरे सामने इस तरह खड़े होने की हिम्मत दिखा रहे हो? वहाँ खड़े एक दूसरे स्टूडेंट ने ट्रेनर हैरी को जवाब देते हुए कहा, सर यही तो है वो लड़का श्लोक जिसने कॉलेज में आते ही एक दिन के अंदर आरव और आकाश को नॉकआउट कर दिया। सर जब से ये आया है सबके दिलों में दहशत सी बैठ गई है, मजाक बना के रख दिया है इसने कॉलेज का। उस स्टूडेंट की बात सुनते ही ट्रेनर शॉक्ड हो गए। उन्होंने श्लोक से कहा, व्हाट द हेल, इस लड़के ने मेरे दो सबसे अच्छे स्टूडेंट आरव और आकाश को एक दिन में हरा दिया। आई कांट बिलीव दिस। तभी एक दूसरे स्टूडेंट ने उनको जवाब दिया, पर सच यही है सर। पता नहीं इसने कैसे किया, लेकिन इसने आरव को तो सिर्फ एक पंच में ही हरा दिया था। आकाश को इसने अपनी स्टिक से कोई स्पेशल टेक्निक का यूज़ करके हरा दिया। डॉक्टर्स ने आकाश की बैकबोन देखकर बोला है कि वो परमानेंटली डैमेज हो गई है, अब उसका वापस अपने पैरों पर खड़ा हो भी मुश्किल है। तभी ट्रेनर मैक ने आगे आकर कहा, हैरी यही है वो स्टूडेंट जिसे प्रिंसिपल आर्या ने मेरे पास भेजा था, और इसी स्टूडेंट के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो। ये सुनकर ट्रेनर हैरी को ट्रेनर मैक पर और गुस्सा आया। उन्होंने उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, वेरी वेल प्लेड मैक, तो ये था तुम लोगों का मास्टर स्ट्रोक। अच्छा, तो तुम सब टीचर्स ने मिलकर मेरे अगेंस्ट प्लान बनाया कि इस स्पेशल स्टूडेंट को मेरे पास पहुंचने से पहले ही अपनी इस फालतू स्किल में फंसा के रखोगे ताकि ये कभी मुझ तक पहुंच ही ना पाए। असल में तुम सब टीचर्स मुझसे जलते हो कि कहीं अगर मैंने इसे स्टिक ऑफ वॉरियर से जुड़ी सारी स्किल्स ही सिखा दी तो पूरी दुनिया इसे मेरा चेला कहेगी। ट्रेनर हैरी की बात सुनकर ट्रेनर मैक को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने हैरी की बात खत्म होते ही कहा, हैरी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इस तरह इन स्टूडेंट्स के सामने बेकार की बातों पर लड़ते हुए तुम शर्म नहीं आ रही है? ट्रेनर हैरी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो ट्रेनर मैक को लगातार गुस्से से घूर रहे थे। ट्रेनर मैक ने एक बार फिर से ट्रेनर हैरी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ हैरी डोंट ओवर रिएक्ट। ये सरासर गलत है कि हम सारे टीचर्स श्लोक जैसे स्पेशल टैलेंट्स को तुम तक पहुंचने से रोकते हैं। हम सब अभी तक शॉक्ड हैं कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अगर तुम मेरी बात शांति से सुनोगे तभी समझ पाओगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ट्रेनर मैक के समझाने के बावजूद भी ट्रेनर हैरी ने एक नहीं सुनी। उन्होंने वापस ट्रेनर मैक को अपने पुराने एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और समझता भी हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। श्लोक में जो टैलेंट है उसे और इम्प्रूव करने के लिए मेरे जैसे टॉप ग्रेड ट्रेनर की ज़रूरत है, न कि तुम्हारे जैसे किसी ऐसे ट्रेनर की जो सिर्फ दिन भर बैठकर मेडिटेशन करता रहता है। ट्रेनर हैरी का एनर्जी कंट्रोल स्किल के बारे में भला बुरा कहना ट्रेनर मैक को बहुत बुरा लगा। उन्होंने भी वापस ट्रेनर हैरी को गुस्से में जवाब देते हुए बोला, बस बहुत हुआ। अब मेरी इस टेक्निक और स्किल के बारे में तुमने एक और वर्ड बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं श्लोक को इस एनर्जी कंट्रोल के दम पर पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन फाइटर बनाऊंगा। ट्रेनर मैक की बात का मजाक उड़ाते हुए ट्रेनर हैरी ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैक कि श्लोक तुम्हारी ये बेकार सी एनर्जी कंट्रोल स्किल सीखकर वर्ल्ड में ग्रेट वॉरियर बनेगा? नहीं, कभी नहीं। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, जब तक मैं श्लोक को उसकी फाइटिंग स्टिक से जुड़ी सारी स्किल्स नहीं सिखाऊंगा तब तक उसे कोई भी मार्शल आर्ट्स में मास्टर नहीं मानेगा। इसलिए अब तुम श्लोक को भूल जाओ, यही बेहतर होगा। आज से ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग लेगा। अगर श्लोक दोबारा कभी तुम्हारे इस ऑफिस के आसपास भी नजर आया,
मैं तुम्हारे इस ऑफिस को ही अपनी डायनामाइट टेक्निक से तबाह कर दूंगा। ट्रेनर मैक श्लोक को किसी हाल में ट्रेनर हैरी के हवाले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी बातों पर अड़े रहकर जवाब दिया, मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे श्लोक को ट्रेनिंग देने से रोकता है। श्लोक को मेरे स्पेशल रिकमेंडेशन के साथ भेजा गया है। श्लोक को एनर्जी कंट्रोल सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब बेटर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर कहीं मुझे गुस्सा आ गया तो ये हमारी ट्रेनर फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले ट्रेनर हैरी को कभी डेस्टिनी कॉलेज में किसी ने ऐसी धमकी नहीं दी थी। जैसे ही ट्रेनर मैक ने उन्हें धमकाया, इस बार ट्रेनर हैरी ने गुस्से में अपनी वॉरियर स्टिक को ज़मीन पर जोर से स्ट्राइक किया। कुछ सेकंड के लिए वो पूरी जगह हिलने लगी। वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट्स घबराने लगे, कुछ अपनी जगह गिर भी गए। उन्हें लगा जैसे कोई भूकंप का झटका उन लोगों ने महसूस किया हो। ट्रेनर हैरी ने अपनी वॉरियर स्टिक से ट्रेनर मैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, भगवान का शुक्रिया अदा करो मैक, जो अभी तक तुम अपने पैरों पर सही सलामत खड़े हो। तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तुम मुझे धमकी दोगे। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ट्रेनर हैरी और ट्रेनर मैक को इस तरह से लड़ते देख जूनियर और टॉप रैंकर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तभी वहाँ खड़े जूनियर स्टूडेंट्स में से एक ने अपने साथ खड़े फ्रेंड्स से बोला, ये कैसा कॉलेज है यार, यहाँ तो ट्रेनर ही आपस में लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ये सब भी होता है, वरना मैं तो कभी नहीं आता। मैं तो कल ही ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊँगा। साथ खड़े दूसरे स्टूडेंट ने बोला, चुप होकर खड़े रहो, वरना कहीं हैरी सर के कान में अगर तुम्हारी बात की हल्की भी भनक लगी तो तुम्हें पूरे कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ट्रेनर मैक, जो कि ट्रेनर हैरी की तरह ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने ट्रेनर हैरी की बातों पर जवाब देते हुए बोला, तुम्हें अपनी इस वॉरियर स्टिक पर बहुत घमंड है ना। आज फैसला हो ही जाए कि तुम्हारे इस स्टिक में ज़्यादा दम है या मेरी एनर्जी कंट्रोल स्किल में। ये सुनकर ट्रेनर हैरी ने खुश होते हुए कहा, हाँ थैंक्स मैक, मुझे तुम्हारे इस ऑफिस को तोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ऑफिस कैसे टूटा, मैं साफ साफ कह दूंगा कि तुमने मुझे इनवाइट किया था। ओके, ट्रेनर मैक ने जवाब दिया, वो तो वक्त बताएगा कि मेरा ऑफिस टूटता है या तुम्हारी ये स्टिक। जैसे ही ट्रेनर मैक ने अपनी बात खत्म की, ट्रेनर हैरी ने अपनी वॉरियर स्टिक से ट्रेनर मैक के ऑफिस के डोर पर अटैक करना चाहा। तभी एक आवाज़ आई जिसने उन दोनों को बहुत ही गुस्से में रोकते हुए कहा, स्टॉप इट। आखिर तुम दोनों को हुआ है, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? इस आवाज़ को सुनकर ट्रेनर हैरी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उन्हें डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट के प्रिंसिपल चितरंजन दास उनकी तरफ आते नजर आए। प्रिंसिपल दास ट्रेनर मैक और ट्रेनर हैरी के पास आए। उन्होंने सबसे पहले ट्रेनर मैक को समझाते हुए कहा, मैक, तुम्हें तो हैरी के टेम्परामेंट के बारे में पता है कि ये बात में अपना आपा खो देते हैं, पर तुम तो हमारे कॉलेज के सबसे सिंपल और पीसफुल ट्रेनर हो, फिर तुम्हें हैरी ने कैसे लड़ने के लिए प्रोवोक कर दिया? ट्रेनर मैक ने प्रिंसिपल दास को जवाब देते हुए बोला, सर अब मैं आपको क्या बताऊं? पहले मैंने हैरी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर ये हैरी बिना रुके इन स्टूडेंट्स के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट करते जा रहा था। अब सर आप ही बताइए, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना? अगर आज मैंने हैरी को कुछ नहीं बोला तो कल के दिन ये सारे स्टूडेंट्स मेरा मजाक बनाकर रख देंगे। ट्रेनर मैक की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर हैरी से मैक पर गुस्सा करने की वजह पूछते हुए कहा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम हैरी? तुम्हें क्या चाहिए? पूरे कॉलेज पर तो तुमने ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। सारे स्टूडेंट्स, लगभग सारे ट्रेनर्स, सब तो तुम्हारे कहने पर ही चलते हैं। अब किस बात की कमी रह गई है? हैरी ने बिना देर किए तुरंत जवाब देते हुए बोला, सर आप इस मैक के भोलेपन पर मत आइए। इसने स्पेशल स्टूडेंट श्लोक को, जिसे वॉरियर स्टिक की एडवांस स्किल सीखने के लिए मेरे पास भेजा जाने वाला था, उसे अपनी एनर्जी कंट्रोल स्किल का लालच देकर अपना स्टूडेंट बना लिया है। श्लोक जैसा स्टूडेंट मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मैं उसे वर्ल्ड का सबसे डेंजरस वॉरियर बनाना चाहता हूँ, पर जब तक ये मैक श्लोक को एनर्जी कंट्रोल स्किल सिखाएगा, मैं मैक को ट्रेन नहीं कर सकता। प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर हैरी से इसके पीछे की वजह पूछते हुए बोला, क्यों हैरी, तुम्हें एनर्जी कंट्रोल स्किल से क्या प्रॉब्लम है? ट्रेनर हैरी ने जवाब देते हुए कहा, सर क्योंकि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। अगर श्लोक वॉरियर स्टिक की एडवांस स्किल सीखनी है तो वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं रख सकता। उसे लिमिटलेस एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी कंट्रोल नहीं। ये बात सुनकर ट्रेनर मैक के मुंह से तुरंत निकला, बुलशिट। सर ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वॉरियर स्टिक में एक्सपर्ट होने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी का यूज़ आना चाहिए। लायर। ट्रेनर मैक का बिहेवियर देखकर हैरी का खून खौल रहा था, पर वो प्रिंसिपल दास के आगे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते थे। इसलिए ट्रेनर हैरी ने ट्रेनर मैक के इस बिहेवियर के बारे में प्रिंसिपल दास से कहा, सर आप खुद ही देखिए इस वक्त कौन ज़्यादा गुस्से में है, कौन अपना टेम्पर लूज कर रहा है। प्रिंसिपल दास ने ट्रेनर मैक को समझाते हुए कहा, मैक माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें पता है ना हैरी इस वक्त कॉलेज का सबसे स्ट्रोंग और सीनियर ट्रेनर है, इसलिए तुम हैरी से इस तरह बात नहीं कर सकते। सॉरी बोलो। ट्रेनर मैक ने न चाहते हुए भी ट्रेनर हैरी से माफ़ी मांग ली।
ट्रेनर हैरी ने प्रिंसिपल दास से श्लोक के फ्यूचर के बारे में बोलते हुए कहा, सर ये श्लोक को कितना भी एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दे, पर आखिरी में श्लोक को ट्रेनिंग मुझसे ही लेनी होगी। तो फिर ये बेफिजूल में उसका टाइम वेस्ट किस लिए? ट्रेनर मैक ने हैरी की बातों पर प्रिंसिपल दास से कहा, सर ये कैसी मनमानी है? आपकी आंखों के सामने ये हैरी मेरे डिपार्टमेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप हैं कि कुछ बोल भी नहीं रहे। अगर इस हैरी को लगता है कि श्लोक मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद इस हैरी से ट्रेनिंग लेगा तो ये इसकी गलतफहमी है। ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। दोनों ट्रेनर्स की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल दास ने दोनों को चुप होने के लिए कहा, जस्ट शट अप बोथ ऑफ यू। ये आज तुम दोनों को क्या हो गया है? चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों ना हम लोग एक काम करें, डायरेक्ट श्लोक से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो किससे ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रेनर हैरी से या ट्रेनर मैक से? ट्रेनर मैक ने तुरंत सर हिलाकर हामी भरी। वहीं ट्रेनर हैरी ना चाहते हुए भी प्रिंसिपल दास की बातों पर एग्री हुए। प्रिंसिपल दास ने श्लोक को आवाज़ लगाते हुए बोला, श्लोक। जब श्लोक ने प्रिंसिपल दास को कोई भी जवाब नहीं दिया तो प्रिंसिपल दास, ट्रेनर मैक और ट्रेनर हैरी की नज़रें स्टूडेंट्स के बीच श्लोक को ढूंढने लगी, पर श्लोक वहां से गायब हो चुका था। जब प्रिंसिपल दास, ट्रेनर हैरी और ट्रेनर मैक किसी ने भी श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज के हॉल में नहीं देखा तो प्रिंसिपल दास ने वहां खड़े स्टूडेंट से श्लोक के बारे में पूछा, क्या किसी ने श्लोक को देखा? ट्रेनर मैक प्रिंसिपल दास की बात सुनकर कहने लगे, अरे अभी अभी तो यहीं था, अचानक कहाँ चला गया? सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा कर बात करने लगे। किसी को भी खबर नहीं थी कि आखिर श्लोक बिना किसी को बताए कहाँ चला गया। प्रिंसिपल दास ने श्लोक को ढूंढने के लिए पूरे कॉलेज में गार्ड्स और स्टूडेंट्स को भेज दिया, पर श्लोक का कुछ भी पता नहीं लगा। ट्रेनर हैरी ने श्लोक के बारे में प्रिंसिपल दास से पूछा, सर कहीं ऐसा तो नहीं इस मैक ने श्लोक को किसी सीक्रेट जगह पर छुपा दिया है? आपको ये मैक जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ, बात बात पर गिरगिर की तरह रंग बदलता है। ट्रेनर हैरी की बात सुनकर ट्रेनर मैक ने जवाब दिया, हैरी शायद तुम्हें मेंटल असाइलम में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है तुम स्लोली पूरे मैन हो रहे हैं। श्लोक को लेकर तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है श्लोक तुम्हारे जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड से ट्रेनिंग लेगा? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दोनों ट्रेनर्स को दोबारा एक फिर से लड़ते देख प्रिंसिपल दास ने इरिटेट होकर कहा, गाइस ग्रो अप। तुम दोनों बहुत ही इम्च्योर बिहेव कर रहे हो। तुम दोनों की फाइट की वजह से यहाँ कॉलेज का सबसे स्पेशल स्टूडेंट अचानक गायब हो गया है और तुम दोनों अभी भी आपस की राइवलरी में उलझे हुए हो। अब अगर मुझे तुम दोनों में से किसी की भी आवाज़ सुनाई दी तो मैं उसे 1 महीने के लिए कॉलेज से डिसमिस कर दूंगा। नाउ कीप क्वाइट। इतने में कॉलेज के बाहर से एक गार्ड भागते हुए अंदर आया और उसने हौंफते हुए प्रिंसिपल दास को श्लोक के बारे में बताते हुए कहा, सर जी पता चल गया है। प्रिंसिपल दास ने उस गार्ड से पूछा, इडियट क्या पता चल गया है? पूरा सेंटेंस तो बोला, आधा अधूरा क्यों बोल रहे हो? गार्ड ने प्रिंसिपल को जवाब दिया, सॉरी सर जी, वो जो लड़का है ना श्लोक, उसका पता चल गया है। ये सुनकर प्रिंसिपल दास, ट्रेनर हैरी और मैक के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट थी। प्रिंसिपल दास ने उस गार्ड से श्लोक के बारे में पूछते हुए कहा, थैंक गॉड, वैसे तुमने श्लोक को कहाँ देखा? और अगर तुमने उसे ढूंढ ही लिया था तो साथ क्यों नहीं लाए? तुमने श्लोक को बताया नहीं कि हम लोग उसे लेकर कितना परेशान हैं। गार्ड ने प्रिंसिपल दास को जवाब देते हुए कहा, सर वो बहुत दूर था। हम अगर उसे आवाज़ भी लगाते तो हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती। सर वो जिधर जा रहा है वहां से अब उसका वापस आ पाना नामुमकिन है। ये सुनते ही प्रिंसिपल दास और ट्रेनर मैक के चेहरे पर शिकन आ गई। उस जगह के बारे में ट्रेनर मैक ने घबराकर गार्ड से पूछते हुए बोला, अरे पर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसी कौन सी जगह है जहां से श्लोक वो वापस नहीं आ सकता? गार्ड ने बहुत ही डरते डरते ट्रेनर मैक को जवाब देते हुए कहा, सर वो। फिर प्रिंसिपल दास ने उस गार्ड को डांट लगाते हुए बोला, सर वो क्या लगा रखा है? सीधे सीधे बताओ श्लोक कहाँ गया है? प्रिंसिपल दास से डांट खाने के बाद उस गार्ड ने बगैर देर किया जवाब देते हुए कहा, श्लोक डेथ वैली की तरफ गया है। उस गार्ड के मुंह से डेथ वैली का नाम सुनते ही वहां खड़ा हर एक स्टूडेंट, ट्रेनर और प्रिंसिपल दास सभी ऐसे चौंके जैसे उन्हें भी लगा हो कि अब श्लोक वहां से वापस नहीं आ सकता। प्रिंसिपल दास ने उस गार्ड की बातें सुनने के बाद कहा, यू इडियट, जब तुमने श्लोक को डेथ वैली की तरफ जाते देख लिया था तो उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें मालूम है ना किसी भी नए स्टूडेंट का डेथ वैली के आसपास जाना भी मना है। गार्ड ने डरते डरते प्रिंसिपल दास की बातों का जवाब देते हुए बोला, सर जी, हम खुद बहुत डर गए थे। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, इसीलिए हम दौड़कर सीधा आपके पास आ गए, क्योंकि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। डेस्टिनी कॉलेज के सारे गार्ड्स, ट्रेनर्स और स्टूडेंट्स प्रिंसिपल दास की तरफ देख रहे थे। प्रिंसिपल दास ने उस सब को अपनी तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? अब तक तो श्लोक उस मनहूस डेथ वैली के अंदर भी जा चुका होगा। अब उसे न मैं बचा सकता हूँ न तुम।
श्लोक को अगर कोई बचा सकता है तो वो खुद श्लोक है। इसलिए तुम सब बस उसके लिए प्रे करो कि वो फिर से कोई करिश्मा कर दिखाए और डेथ वैली जिंदा वापस आ सके। वहीं दूसरी तरफ श्लोक डेथ वैली के ठीक सामने खड़ा था, जहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था, दिस एरिया इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नो वन इज अलाउड टू गो इनसाइड। श्लोक ने ज़ारा से इसका मतलब पूछते हुए कहा, ज़ारा जी, ये क्या लिखा है, हमें कुछ समझाइए। ज़ारा ने श्लोक को उसका मतलब समझाते हुए कहा, डियर होस्ट, आपको वार्निंग दी जा रही है कि आपको इस वैली के अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है। इसलिए बेटर होगा कि आप बाहर से ही लौट जाएं। ये सुनकर श्लोक ने बहुत ही अकड़ कर कहा, इस जंगल की इतनी हिम्मत हमें चेतावनी दे रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। श्लोक की बातें सुनकर ज़ारा हंसने लगी और बोली, नो होस्ट, ये बोर्ड इस जंगल ने नहीं, डेस्टिनी कॉलेज के प्रिंसिपल आर्या ने लगवाया है। आज तक इस डेथ वैली से कोई भी वापस नहीं आया है। किसी को भी इसके अंदर जाना मना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मिशन को पिक मत कीजिए, इसमें आपकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ज़ारा की बातें सुनकर श्लोक ने हेजिटेशन में जवाब दिया, अरे ज़ारा जी, आपको क्या लगता है कि हम इस जंगल से डर जाएंगे? आप देखिएगा कैसे चुटकियों इस पर फतह हासिल करते हैं। ज़ारा ने फिर से हंसते हुए श्लोक से कहा, होस्ट बी केयरफुल। इस डेथ वैली के अंदर आप सिर्फ मार्शल आर्ट्स की स्किल की हेल्प से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वैली के अंदर बहुत सारे बीस्ट जो मर चुके हैं, उनकी आत्माएं घूमती हैं और इस वैली में हमेशा बारिश होती है। ये वैली बाहर से देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, पर अंदर से ये पीसफुल बिल्कुल नहीं है। आप जैसे ग्रेट वॉरियर को भी इस वैली से बाहर आना ईज़ी नहीं होगा। इस बार श्लोक ने ज़ारा की बातों का कोई आंसर नहीं दिया। श्लोक ने 2 मिनट उस वैली को देखा और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर किसी योद्धा ने एक बार तलवार उठा ली और युद्ध के मैदान में उतर गया तो उसके बाद पीछे मुड़कर वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना कहकर श्लोक उस डेथ वैली के अंदर चला गया। जैसे ही श्लोक डेथ वैली के अंदर गया, उसने ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, जैसे ही आपको वो पेड़ दिखे जिसकी पत्तियों से शहर के लोगों की जान बच सकती है, हमें तुरंत बताइएगा। उन पत्तियों को वापस लिए बगैर हम यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएंगे। ज़ारा ने श्लोक को उन मेडिसिनल लीव्स के बारे में बताते हुए कहा, डोंट वरी होस्ट, मैंने लगातार फॉरेस्ट को सर्च कर रही हूँ, मुझे जैसे ही कुछ भी क्लू मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। डेथ वैली के अंदर कम रोशनी होने की वजह श्लोक को बहुत ज़्यादा दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। साथ ही डेथ वैली के अंदर काफ़ी कोहरा भी था, जिस वजह से बहुत धुंध थी। साथ ही श्लोक को बार बार बहुत ही भयानक आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। श्लोक ने अपनी स्टिक निकाल रखी थी और जैसे ही उसे हल्का सा भी शक होता, वो तुरंत अपनी स्टिक को चारों तरफ घुमाने लगता। श्लोक की स्टिक इतनी पावरफुल थी कि कई सारे मॉन्स्टर्स की सोल तक उसके पास जाने से डर रही थी। कुछ ही देर में श्लोक वैली के और डीप में चला गया। वैली का डीप पोर्शन बहुत ही ज़्यादा शांत था, लेकिन ये ऐसी शांति थी जो तूफान आने से पहल सन्नाटा हो। श्लोक भी ये भाप चुका था कि वैली के इस पार्ट में कुछ खतरा उस पर जरूर मंडरा रहा है। तभी श्लोक ने एक ऐसे इंसान को अपनी तरफ लेकर आते देखा जिसकी सिर्फ धड़ था, सर नहीं। कुछ देर के लिए श्लोक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे ही वो सरकटा शरीर श्लोक के करीब पहुंचने वाला था, श्लोक ने अपनी स्टिक से उस पर अटैक किया। इसके असर से वो जंगल में बहुत दूर जाकर गिरा। जैसे ही श्लोक कुछ और आगे बढ़ा, उसके सामने पहले से भी ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर सामने आ गया। इस मॉन्स्टर का एनर्जी लेवल श्लोक की एनर्जी के लगभग बराबर था। जैसे ही श्लोक उस मॉन्स्टर पर अटैक करने वाला था कि उसने देखा कि एक और लड़का वहां धनुष बाण लेकर उस मॉन्स्टर के पीछे दौड़ते हुआ रहा था। उस लड़के ने उस मॉन्स्टर के पैरों पर एक के बाद एक लगातार बाण चलाए। वो मॉन्स्टर इस वार से घायल होकर गिर गया। ये देखकर उस लड़के ने खुश होकर चिल्लाते हुए कहा, यस, मैंने कहा था ना, आज तो तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। इतने दिनों से मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था, आज तेरा खेल खत्म। फिर उस लड़के ने अपने कमर के पास से एक कुल्हाड़ी निकाली। उसने मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार गिराया। मॉन्स्टर को मारने के बाद उस लड़के की नज़र श्लोक पर गई। श्लोक और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक थे। उस लड़के ने श्लोक से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये जगह खेलने कूदने के लिए नहीं? चलो मेरे साथ आओ, वरना कोई ना कोई भयानक राक्षस तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। तुम्हें कोई आइडिया भी है यहाँ का? उस लड़के की बात खत्म होने के बाद श्लोक ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर आप हैं कौन और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? श्लोक के सवाल पर उस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम शौर्य है और मैं यहाँ मेडिसिनल लीव्स को खोजने आया हूँ। बस एक बार वो पत्तियाँ मेरे हाथ लग जाए, फिर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि पूरी लाइफ बैठकर आराम करूँगा। शौर्य की बात सुनकर श्लोक ने कहा, मतलब आप भी यहाँ उन पैसों की वजह से आए हैं? पर अब तक आप इस भयानक जंगल में जिंदा कैसे हैं? श्लोक की बात सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, हाँ, बस समझो मेरी अकल और स्किल की वजह से जान बची हुई है, वरना सच कहूँ तो इस पूरी वैली में 1 घंटा भी जिंदा रह पाना बहुत बड़ी बात है।
शायद बाहर की दुनिया में लोगों ने ये मान लिया होगा कि अब मैं मर चुका हूँ, पर मैं यहाँ से वापस जिंदा निकलकर सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं ही सबसे बड़ा वॉरियर हूँ, और साथ ही मेडिसिनल लीव्स ले जाने से मुझे खूब सारा पैसा और लोगों की रिस्पेक्ट मिलेगी। अपनी बात कहते कहते अचानक शौर्य रुक गया और उसने श्लोक की तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि जो भी मेडिसिन लीव्स ले जाएगा उसे रिवार्ड में खूब सारे पैसे मिलेंगे? श्लोक ने शौर्य को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि हम खुद भी यहाँ उसी लिए आए हैं। हम उन पैसों से अपने माता पिता को उनका घर वापस दिलाएंगे। श्लोक की बात सुनकर शौर्य बड़ी जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ, तुमने ये मिशन खुद पिक किया है। सच में तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। डेथ वैली में एंट्री लेने का मतलब ही यही होता है कि तुम सुसाइड करने के लिए अंदर आ गए हो, और तुम्हारी एज तो अभी बहुत कम है। तुम्हें क्लीनिंग मिशन पिक करना चाहिए था। फालतू में हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठोगे। श्लोक को इस तरह शौर्य का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत शौर्य को गुस्से में जवाब देते हुए कहा, औरों की तरह हमें कम समझने की गलती मत करना, क्योंकि इस वजह से बहुत से लोगों को हमने काफ़ी चोट पहुंचाई हुई है। श्लोक की बात सुनकर शौर्य ने बोला, इट्स ओके, कूल, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटी को अंडरएस्टिमेट किया। वैसे तुम्हें डेथ वैली में आए कितना टाइम हुआ है? श्लोक ने तुरंत जवाब देते हुए बोला, हम तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं। जैसे ही शौर्य ने श्लोक के मुंह से ये सुना कि वो अभी आया था, शौर्य ने चौंक कर कहा, इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे याद है 5 दिन के बाद मैं इस डीप फॉरेस्ट में आ पाया था, और तुमने ये कारनामा 1 दिन के अंदर ही कैसे कर दिखाया? जैसे ही शौर्य ने श्लोक से ये सवाल पूछा, जंगल के बीचों बीच का बाढ़ का पानी तेज लहरों के साथ वहां आ पहुंचा। शौर्य श्लोक को अपने साथ एक खाई की तरफ ले जाने लगा। शौर्य के सवालों का जवाब देने से पहले ही डीप फॉरेस्ट में बाढ़ का पानी बहुत तेजी से श्लोक और शौर्य दोनों को एक खाई की तरफ बहाकर ले जा रहा था। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि दोनों के लिए ही खुद को संभाल पाना इम्पॉसिबल हो रहा था। शौर्य ने बाढ़ में बहते वक्त श्लोक से कहा, कुछ भी करके हमें खुद को खाई में गिरने से बचाना है, क्योंकि एक बार अगर हम लोग खाई में गिर गए तो फिर हमारा वहां से जिंदा निकल पाना इम्पॉसिबल है। इस खाई में 1000 से भी ज़्यादा जंगली मगरमच्छ हैं। हम लोगों को कुछ भी करके अपने आप को खाई में गिरने नहीं देना है, समझ गए? श्लोक ने शौर्य की बात को फुल कंसंट्रेशन से सुना और अपना सर हिलाकर उसने शौर्य को हामी भरी। वो खाई की तरफ देखने लगा। बाढ़ का पानी श्लोक और शौर्य को खाई के बिल्कुल किनारे पर ले आया था। श्लोक और शौर्य ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे अगर उन्होंने अब खुद को बचाने के लिए कोई आइडिया नहीं सोचा तो बाढ़ का पानी उन्हें खाई में गिरा ले जाएगा। तभी श्लोक की नज़र एक पेड़ की ब्रांच पर पड़ी। वो ब्रांच खाई की तरफ लटक रही थी। श्लोक ने इशारे से शौर्य को वो ब्रांच पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही उस बाढ़ का पानी उन तक पहुंचा, दोनों ने छलांग लगाकर उस पेड़ की एक एक ब्रांच को पकड़ लिया और अपनी जान किसी तरह बचा ली। ब्रांच पर लटकने के बाद श्लोक ने खाई में झांका तो उसने देखा कि बहुत सारे मगरमच्छ अपना मुंह खोले हुए अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में बाढ़ का सारा पानी खाई में जाकर गिर गया और वो जगह वापस से सन्नाटे से भर गई थी। लाइफ बच जाने से शौर्य बहुत खुश था। वो राहत की सांस लेकर हंसने लगा, हा, कोई नहीं मार पाएगा मुझे। डेथ वैली से जिंदा वापस जाने वाला पहला इंसान मैं ही बनूंगा। श्लोक ने ही शौर्य को इस पेड़ की ब्रांच पकड़ने का आइडिया दिया था, इसलिए वो श्लोक को थैंक्स कहने लगा। थैंक यू सो मच श्लोक। इतनी तेज बाढ़ के पानी में तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, पर तुमने प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा लगाया। इस ब्रांच को पकड़ने का तुमने जो आइडिया दिया उसी से हम लोगों की जान बच पाए। श्लोक ने भी शौर्य का उसे खाई के अंदर मौजूद मगरमच्छ से अलर्ट करने के लिए थैंक्स कहते हुए बोला, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर तुमने हमें खाई में बैठे मगरमच्छ के बारे में नहीं बताया होता तो हमें इस खतरे के बारे में मालूम नहीं पड़ता और हम बेफिक्र रहते। श्लोक की बात सुनकर शौर्य ने हंसते हुए कहा, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ सेव करने में हेल्प की है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम दोनों का एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं है, हिसाब बराबर है ना? श्लोक ने शौर्य की इस बात पर जवाब देते हुए बोला, नहीं, आपका एहसान हमारे एहसान से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपने हमें पहले चेतावनी दी थी। उसके बाद ही हमने खुद को और आपको बचाने की कोशिश की। श्लोक की बात सुनकर शौर्य हंस रहा था कि तभी श्लोक ने शौर्य से वापस जंगल में पहुंचने के बारे में पूछते हुए कहा, हम लोगों ने खुद को खाई में गिरने से तो बचा लिया, पर अब कब तक यहाँ लटकते रहेंगे? वापस जंगल में कैसे जाएंगे? अब तो धीरे धीरे रात भी होने वाली है। सुना है रात में ये जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। शौर्य ने बहुत ही एक्साइट होकर श्लोक को जवाब दिया, डोंट वरी माई फ्रेंड। शौर्य के होते किस बात की चिंता, कुछ नमूने मैं इसीलिए तो साथ लेकर आया हूँ। शौर्य की बात श्लोक को समझ नहीं आई, इसलिए उसने वापस शौर्य से पूछा, मतलब? हम कुछ समझे नहीं। शौर्य ने जवाब दिया, मतलब वेट, अभी दिखाता हूँ।
इतना कहकर शौर्य ने सीटी बजाने के लिए उंगलियां होठों के बीच रखी और जोर की सीटी बजाई। शौर्य की बजाई सीटी की आवाज़ सुनकर श्लोक को वहां से दो लोगों के उनकी तरफ कदमों के दौड़कर आने की आवाज़ आई, और कुछ ही सेकंड्स में दो लड़के खाई के किनारे पर आकर खड़े हो गए। जैसे ही उन दोनों में से एक ने खाई में झांककर मगरमच्छ को देखा, वो 2 कदम पीछे हो गया। तभी शौर्य ने उन दोनों को डांट लगाते हुए बोला, अरे तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कब से हम लोग यहाँ लटके हुए हैं? चलो अब जल्दी से रस्सी फेंको और हम दोनों को बारी बारी से वापस ऊपर खींचो। दूसरे लड़के ने शौर्य की बात का जवाब देते हुए कहा, वो सब तो ठीक है शौर्य सर, कहीं ऐसा न हो कि आपको बचाने के चक्कर में हम लोग इन मगरमच्छों का शिकार बन जाएं और हम लोगों का ही राम नाम सत्य न हो जाए। मैं तो बस यही सोचकर डर रहा था। शौर्य ने अपने उस साथी को फिर डांटते हुए कहा, जब तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो मेरे साथ इस डेथ वैली में क्या करने आए थे? अब चुपचाप रस्सी फेंको वरना तुम लोगों को सच में मगरमच्छ के बीच फेंक दूंगा। शौर्य की डांट सुनकर उन दोनों ने बारी बारी से श्लोक और शौर्य को रस्सी की मदद से खाई के ऊपर खींच लिया। खाई के ऊपर जंगल में आते ही शौर्य ने अपने उन दोनों दोस्तों को पीटना शुरू किया। वो बोला, मैं वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और तुम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आज तुम दोनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने दिनों तुम लोगों की जान मैंने कैसे कैसे जानवरों से बचाई है, और जब तुम लोगों को एहसान चुकाने की बारी आई तो पीछे हट रहे हो। तुम लोगों की जगह कोई और होता तो अपनी जान की कुर्बानी लगाने तैयार हो गया होता। तभी श्लोक ने शौर्य को उन दोनों को पीटने से रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो शौर्य? इन लोगों ने हमारी मदद कर दी है ना, अब छोड़ो भी इन्हें, बस बहुत हुआ। श्लोक की बात मानते हुए शौर्य ने उन दोनों को छोड़ते हुए कहा, अभी तो छोड़ रहा हूं पर अगर आगे से कोई गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्लोक का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर शौर्य को श्लोक की पावर और पोटेंशियल पर पूरा भरोसा हो गया था। इसलिए उसने श्लोक से उसके साथ चलने के लिए कहा, श्लोक क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि उस मेडिसिनल प्लांट को साथ मिलकर सर्च करें। जिसे भी प्लांट मिलेगा वो विनिंग अमाउंट का आधा दूसरे के साथ शेयर कर लेगा। क्या कहते हो? श्लोक ये बात समझ गया था कि शौर्य ने पूरी वैली में मेडिसिनल प्लांट को बहुत जगह खोजने के बाद भी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए शौर्य उसकी मदद चाहता था। पर श्लोक ने शौर्य के ऑफर को मना करते हुए कहा, माफ करना शौर्य, पर हम ये अकेले ही करना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारी ये बात तो नहीं मान सकते। श्लोक ने वहां से जाने का मन बना लिया था। वहां से जाने से पहले श्लोक ने शौर्य से कहा, अगर तुम सच में उस पेड़ को ढूंढकर पैसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें जंगल के और अंदर जाना होगा। बस मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। अब से तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग। श्लोक के वहां से जाने से पहले शौर्य ने कहा, एक मिनट रुको, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग किस कॉलेज से ले रहे हो? तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें इस वैली के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। श्लोक ने डेस्टिनी कॉलेज के बारे में बताते हुए शौर्य से कहा, हम डेस्टिनी कॉलेज में रहते हैं। अब वहां से हम स्पेशल टैलेंट्स में भी शामिल हो गए हैं और वहीं से सूरमा बनने की सारी तैयारी कर रहे हैं। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी शक्ल और उम्र पर मत जाना, अच्छे अच्छे धोखा खा जाते हैं। खैर अगर तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो हम चलें। डेस्टिनी कॉलेज का नाम सुनते ही शौर्य और उसके साथ खड़े दोनों लड़कों के होश उड़ गए। शौर्य ने भी शॉक्ड होकर श्लोक से कहा, क्या तुम डेस्टिनी कॉलेज के स्टूडेंट हो? वाह मेरे दोस्त, वहाँ एडमिशन के लिए तो दुनिया तरसती है। मान गए, जरूर तुम में कुछ अमेजिंग टैलेंट रहा होगा जो इस उम्र में डेस्टिनी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शौर्य की बात सुनकर श्लोक मुस्कुराया और अपना सामान लेकर वहां से जाने लगा। श्लोक को इस तरह वैली के अंदर जाते देख शौर्य के साथ खड़े दोनों लड़कों में से एक ने कहा, सर अगर ये डेस्टिनी कॉलेज का है तो जरूर इसे उस मेडिसिनल प्लांट तक पहुंचने का कोई ना कोई शॉर्टकट जरूर पता होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इसका चुपके चुपके इसका पीछा करना चाहिए। जैसे ही इसे वो मेडिसिनल प्लांट मिलेगा पहले इसे हाफ हाफ शेयर करने के लिए कन्विंस करेंगे, अगर नहीं माना तो छीन लिया जाएगा। शौर्य ने कुछ देर सोचने के बाद उस लड़के से कहा, पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है, पर इसे ऐसे फॉलो करना पड़ेगा कि इसे पता भी न चले, वरना कहीं अगर इसे हल्की सी भी भनक लगी तो ये हम तीनों को यहीं जिंदा दफन कर देगा। कुछ समझे तुम लोग? उन दोनों ने सर हिलाकर शौर्य की बात पर हामी भरी और फिर शौर्य और उसके साथ मौजूद दोनों लड़के श्लोक का पीछा करने लगे। श्लोक ने वैली के और अंदर की तरफ जाते वक्त ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी उस जड़ी बूटी के बारे में कुछ पता चला? हमने तो लगभग पूरा जंगल छान मारा पर अभी तक कुछ भनक भी नहीं लगी। ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, होस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, इस मेडिसिनल प्लांट को सर्च कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आप सच में उस प्लांट की लीव्स को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और जल्द से जल्द वैली के सेंटर में पहुंचना होगा, क्योंकि उस प्लांट के मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वहीं है। ज़ारा की बात पर रिएक्ट करते हुए श्लोक ने कहा, सच में ज़ारा जी?
इस जड़ी बूटी का ढूंढ पाना वाकई मुश्किल है। अब हमसे और सब्र नहीं हो रहा है। कुछ भी करके हमें उस पौधे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ज़ारा की बात मानते हुए श्लोक ने वैली की सेंटर की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ दौड़ना शुरू किया। श्लोक को इस तरह अचानक वैली के सेंटर की तरफ दौड़ते देख शौर्य और दोनों लड़कों को कुछ समझ नहीं आया। शौर्य ने उन लड़कों से इस बारे में पूछते हुए कहा, अरे अचानक इस श्लोक को क्या हो गया? वैली के सबसे खतरनाक हिस्से में इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कहीं तुम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं की जिससे श्लोक को भनक लग गई हो कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं? साथ में खड़े दोनों लड़कों में से एक ने शौर्य को जवाब देते हुए कहा, नहीं भाई, हम लोगों ने तो हर एक कदम बहुत ही सावधानी के साथ रखा है। बॉस, कुछ और वजह होगी। शौर्य ने उस लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से श्लोक का पीछा करो, वरना कहीं वो मिस हो गया तो मैं तुम लोगों को किसी मॉन्स्टर को सौंप दूंगा। अब मेरा भी पेशेंस जवाब दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना, ये वैली का सबसे डेंजरस पार्ट है। यहाँ के मॉन्स्टर बहुत खूंखार हैं, उनसे मेरा जीत पाना भी बहुत मुश्किल है। शौर्य की बात मानते हुए उन दोनों लड़कों ने तेजी से दौड़कर श्लोक का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही श्लोक, शौर्य और वे लड़के वैली के सबसे सेंटर पार्ट में पहुंचे, अचानक वहां बहुत तेज हवा चलने लगी। तभी वहां एक 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा बहुत ही भयानक अजगर जैसा मॉन्स्टर शौर्य और उन लड़कों के सामने आकर खड़ा हो गया। उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखते ही शौर्य और वो लड़के बचाने के लिए श्लोक को आवाज़ लगाते हुए, हेल्प हेल्प, श्लोक प्लीज़ हमारी मदद करो, ये हमें खा जाएगा। उन लड़कों ने ही श्लोक को खाई से राशि देकर वापस ऊपर खींचा था, इसलिए श्लोक चाहकर भी उन लोगों को मदद से मना नहीं कर सकता था। पहले पहले तो उन लोगों की आवाज़ सुनकर श्लोक गुस्से में आ गया। उसने शौर्य और उन लड़कों को वहां अपने साथ वैली के सेंटर में देखकर कहा, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, होस्ट, ये तीनों तो बहुत देर से आपका पीछा कर रहे थे। मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। ज़ारा की बात सुनने के बाद श्लोक ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ज़ारा जी, हम जड़ी बूटी ढूंढने में इतना खो गए थे कि हमारा ध्यान इन लोगों पर बिल्कुल नहीं गया। जैसे ही श्लोक ने उनकी आवाज़ सुनी, वो तुरंत दौड़कर शौर्य और उसके दोस्तों के पास जाने लगा। पर वहां श्लोक ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो भी हैरान रह गया। डेथ वैली के बीचों बीच शौर्य के साथ आए उन लड़कों पर जैसे ही वैली के सबसे भयानक मॉन्स्टर ने अटैक किया, उन लोगों ने तुरंत श्लोक को मदद के लिए आवाज़ लगाई। श्लोक ने जैसे ही आवाज़ सुनी, वो उन लोगों को बचाने के लिए दौड़कर आने लगा। पर वहां पहुंचते ही श्लोक ने देखा कि मॉन्स्टर ने शौर्य के एक साथी को अपने हाथों से पकड़ रखा था। शौर्य और दूसरा लड़का ये देखकर पीछे मुड़कर झाड़ियों में जाकर छुप गए। शौर्य और उसके साथ मौजूद वो दूसरा लड़का दोनों ही मॉन्स्टर को देखकर कांप रहे थे। शौर्य ने मॉन्स्टर की तरफ इशारा करके बोला, शिट, मैंने बोला था इस गधे को, ये वैली का सबसे डेंजरस पार्ट है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मॉन्स्टर रहते हैं जिनका सामना करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब तो ये गया। मॉन्स्टर ने शौर्य के जिस साथी को अपने हाथों से पकड़ रखा था, उसे उठाकर जमीन में पटक दिया। वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो मॉन्स्टर बहुत तेज आवाज में चिल्ला रहा था। उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि कोई भी आम इंसान सुन ले तो उसके कान ही फट जाते। तभी अचानक मॉन्स्टर की नज़र शौर्य और दूसरे लड़के पर पड़ी। मॉन्स्टर शौर्य को घूर कर देख रहा था। वो भारी भरकम कदमों के साथ शौर्य की तरफ आने लगा। जैसे ही शौर्य ने उसे अपनी तरफ आते देखा, शौर्य ने धीमी आवाज़ में अपने साथी से बोला, जल्दी से कुछ आइडिया सोच, वरना आज दिन में ये हम तीनों को खाएगा। उस लड़के ने रोते रोते शौर्य को जवाब देते हुए बोला, हम क्या सोचें, हम तो खुद आपके भरोसे इस डेथ वैली में आए हैं। आपने हम लोगों के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि आप हम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। अब आप ही कुछ करिए, हमें इस मॉन्स्टर से निजात दिलाए, जल्दी। शौर्य का वो साथी काफ़ी इमोशनल हो चुका था। शौर्य ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, गॉड, अब तो बस तुम ही हम लोगों की लाइफ बचा सकते हो। लगता है मेरा इस वैली से जिंदा वापस जाने का जो सपना था, वो आज ये मॉन्स्टर के हाथों टूट जाएगा। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर शौर्य की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था, कुछ ही सेकंड्स के अंदर मॉन्स्टर शौर्य के बेहद पास आ चुका था कि तभी मॉन्स्टर को वहां किसी और के होने ही आहट हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर अपने सामने श्लोक खड़ा देखा। जैसे ही शौर्य ने वहां श्लोक को खड़ा देखा, वो खुश होकर बोला, थैंक गॉड, शायद ये ही हमारी जान बचा दे। अगर ये वाकई स्पेशल स्टूडेंट है तो ये ज़रूर ऐसा कर पाएगा। मॉन्स्टर और श्लोक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस भयानक मॉन्स्टर को पहली बार कोई इस तरह से घूर कर देख रहा था। मॉन्स्टर इस वजह से श्लोक की तरफ गुस्से में देखकर चिल्ला उठा। शौर्य ने श्लोक को मॉन्स्टर से अलर्ट रहने के लिए कहते हुए बोला, श्लोक, ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये बहुत ही रेयर ब्रीड है, इसलिए इससे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। ये मॉन्स्टर अपने मुंह से हवा में पॉइजनस गैस भी छोड़ता है। अगर तुमने सूंघ लिया तो तुम्हारी बॉडी 1 मिनट के अंदर पैरालाइज हो जाएगी।
शौर्य की बात सुनकर श्लोक ने स्माइल किया और कहा, धन्यवाद दोस्त। अब फिक्र मत करो, हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि इस राक्षस को कैसे हराना है। शौर्य के साथ खड़े लड़के ने श्लोक के इस फेयरलेस नेचर को अप्रिसिएट करते हुए बोला, अनबिलीवेबल। शौर्य भैया, देखा आपने कैसे ये श्लोक तो इस मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर स्माइल कर रहा है। ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये सच में स्पेशल टैलेंट है, तभी डेस्टिनी कॉलेज ने इसे अपने कॉलेज में एडमिशन दिया होगा। वरना कुछ लोग तो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जब सच में कुछ कर दिखाना होता है तो डर के मारे छुप जाते हैं। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि वो लड़का शौर्य पर सार्काज़म मार रहा था। शौर्य ने गुस्से में पलटकर जवाब देते हुए उससे कहा, हाउ डेयर यू, तुम मुझ पर टोंट मार रहे हो। मैंने कितनी बार तुम्हें इस वैली के फॉरेस्ट में बचाया, वो भूल गए तुम। एक बार इस मॉन्स्टर से छुटकारा मिले हमें, फिर तुम एहसान फरामोशों को बताता हूँ कि शौर्य क्या चीज़ है। शौर्य की बात खत्म होते ही वो लड़का शौर्य से डरकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। श्लोक को इस तरह एक ब्रेव वॉरियर की तरह उस मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर घूरकर देखना शौर्य को भी बहुत वियर्ड लगा। शौर्य ने श्लोक के इस नेचर के बारे में मन ही मन कहा, ये जानने के बाद भी कि हम लोग इसका पीछा कर रहे थे, श्लोक हमें इस वायलेंट मॉन्स्टर से बचाने आया। सच अ गुड एंड ब्रेव हार्ट, काश मैं भी इसकी तरह बन पाता। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर श्लोक की तरफ भागते हुए आ रहा था। श्लोक ने उस मॉन्स्टर को प्रवोक करते हुए बोला, हम भी आज देखते हैं कि ये राक्षस ज़्यादा ताकतवर है या ये सूरमा। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी जहरीली गैस से आज तक कोई नहीं बच पाया। आज तुम्हें मारकर हम साबित कर देंगे कि तुम जैसे जहरीले राक्षसों को भी मारा जा सकता है। वो मॉन्स्टर श्लोक की बात सुनकर और भी गुस्से में श्लोक पर अटैक करने के लिए दौड़ते हुए आया। उसने अपने मुंह से जहरीली गैस श्लोक के फेस पर छोड़ी। श्लोक को गैस सूंघते ही खांसी आने लगी। जैसे ही शौर्य ने श्लोक को इस तरफ उस जहरीली गैस के बीच खांसते देख, उसने श्लोक को आवाज़ लगाकर कहा, श्लोक मैंने तुम्हें समझाया था न कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं है। इस ब्रीड के मॉन्स्टर को अभी तक कोई छू भी नहीं पाया है। मेरी बात मानो, ज़्यादा गैस सूंघ ली तो तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और ये मॉन्स्टर तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। जैसे ही शौर्य ने अपनी बात खत्म की, उसने देखा कि श्लोक अभी भी बिल्कुल नॉर्मल था। उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। श्लोक को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मॉन्स्टर के पॉइजन का उस पर कोई भी असर पड़ा। श्लोक असल में खांसने का नाटक कर रहा था ताकि मॉन्स्टर को लगे कि श्लोक को अब पैरालिसिस हुआ है। श्लोक वो जहरीली गैस अपने अंदर ली ही नहीं थी, उसे अपनी सांसों पर पूरा कंट्रोल था। जैसे ही शौर्य के साथ खड़े दूसरे लड़के ने देखा कि श्लोक उस मॉन्स्टर की पॉइजनस गैस का कोई असर नहीं पड़ा है, वो खुशी से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, वाओ श्लोक, कमाल है तुम्हारा कंट्रोल, किल दिस मॉन्स्टर नाउ। शौर्य को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, जिस पॉइजन की सिर्फ हल्की सी स्मेल पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस श्लोक ने उस पॉइजन को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, पर इस पर कोई असर कैसे नहीं हुआ। इट्स इम्पॉसिबल, आखिर ये इसने कैसे किया। किसी भी कॉलेज के ट्रेनर के पास इस लीथल मॉन्स्टर के पॉइजन का कोई तोड़ नहीं है, फिर इस श्लोक ने इसे कैसे न्यूट्रलाइज कर लिया। वहीं श्लोक ने अपनी सांस छोड़ते हुए ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, आपको पूरा यकीन है न कि हमें इस जहर से कुछ नहीं होगा। ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, यस होस्ट, डोंट वरी, मैंने इस पॉइजन के केमिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है। अब इसका एंटीडोट भी आपकी बॉडी ने बना दिया है। आपको याद है न, प्रिंसिपल आर्या ने आपको बहुत सारे एनर्जी सप्लीमेंट्स दिए थे। उन्हीं सप्लीमेंट्स की वजह से अब ये पॉइजन आपकी सांसों में जाएगा, तब भी आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़ारा की बात सुनकर श्लोक को तसल्ली हुई। उसने एक लंबी सांस लेते हुए ज़ारा से बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ज़ारा जी। कुछ वक्त के लिए तो हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। कहीं शौर्य की कही बात सच न हो जाती, सारे ख्वाब अधूरे रह जाते। जैसे ही उस मॉन्स्टर ने देखा कि उसके पॉइजन का श्लोक पर कोई असर नहीं पड़ा, वो बहुत ही शॉक्ड होकर श्लोक की तरफ देखने लगा। श्लोक भी उस मॉन्स्टर की तरफ स्माइल करके देखने लगा। मॉन्स्टर का ईगो हट हो चुका था। इससे पहले जिस किसी ने भी उसके पॉइजन को ब्रीथ किया था, उसकी बॉडी 1 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती थी। श्लोक को इस तरह स्माइल करते देख उस मॉन्स्टर ने बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर अपने पास लगे बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़कर श्लोक की तरफ फेंकना शुरू किया। शौर्य और उस दूसरे लड़के ने जैसे ही मॉन्स्टर को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा, दोनों ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं श्लोक ने उस मॉन्स्टर के फेंके हर एक पेड़ से खुद को दूसरी दिशाओं में डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर ने देखा कि श्लोक ने उसके इस अटैक को भी डिफेंड कर रहा है, उसने इस बार श्लोक के पास जाकर उस पर पॉइजनस गैस छोड़ने का सोचा। जैसे ही वो श्लोक के पास आया, श्लोक ने अपनी वॉरियर स्टिक निकाली और कहा, बस बहुत हुआ, तुम्हें हम पर जितना हमला करना था कर चुके, अब हमारी बारी। इतना कहकर श्लोक उस मॉन्स्टर की तरफ फुल स्पीड में दौड़ते हुए आया। उसने मॉन्स्टर के हेड पर पूरी ताकत से स्टिक चलाई। वो मॉन्स्टर हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिर गया।
शौर्य और वो लड़का, उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि श्लोक ने अपनी स्टिक के सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक से उस मॉन्स्टर को मार गिराया। उस दूसरे लड़के श्लोक ने इस टेक्निक को देखकर ताली बजाते हुए कहा, व्हाट अ शॉट। सैल्यूट है तुम्हें श्लोक। आज से पहले न तुम्हारे जैसे वॉरियर के बारे में कभी सुना था और न कभी देखा था, और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आगे भी तुम्हारे जैसा वॉरियर मिलना इम्पॉसिबल होगा। यू आर ग्रेटेस्ट। उस लड़के से श्लोक की तारीफ सुनकर शौर्य का मन ही मन श्लोक से जलन हो रही थी, पर उसने भी श्लोक की स्किल और टेक्निक को एडमायर करते हुए कहा, ही इज राइट। इस वॉरियर स्टिक से एक सिंगल स्ट्रोक में इस मॉन्स्टर को मार पाना, इतना पोटेंशियल किसी में नहीं है। मे बी तुम ही वो वॉरियर हो जिसके बारे में हमारे टीचर्स बोलते हैं, द अल्टीमेट वॉरियर। सच में अगर कन्फेस करूं तो आई एम फीलिंग जेलस विद यू कि आखिर तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकते हो। बट साथ में इस बात की खुशी भी है कि तुमने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर मेरी जान बचाई। लेकिन श्लोक ने उन लोगों से उसका पीछा करने की वजह पूछते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर हमें एक बात का जवाब दीजिए कि आखिर तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। इस जगह के राक्षसों और जानवरों से लड़ने की स्किल हमने हासिल कर ली है, तभी हमने यहाँ आने का जोखिम उठाया। श्लोक की बात पर रिएक्ट करते हुए शौर्य बोला, ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। इन लोगों ने मुझे इस बात का लालच दिया कि तुम्हारा पीछा करके मेडिसिनल प्लांट का पता लगाते हैं और फिर तुम्हें उसके बदले में मिलने वाले पैसे का आधा प्रॉफिट शेयर करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। बल्कि मैंने इन लोगों को कितना समझाया था कि देखो ये सब मत करो, पर इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अपने साथ साथ मुझे भी यहाँ मरवाने के लिए ले आए। दूसरे लड़के ने शौर्य की बात सुनने के बाद श्लोक से बोला, मास्टर श्लोक, ये शौर्य झूठ बोल रहा है। आपने तो देखा ही था कैसे खाई के किनारे इसने हम लोगों को बेरहमी से पीटा था। आपको लगता है कि ये हम लोगों की बातों में आकर ऐसा कर सकता है? ये सब पूरा प्लान इसी का था, हमने कोई गलती नहीं की। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। शौर्य और उस लड़के को आपस में इस तरफ एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते देख श्लोक को भी हंसी आई और उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रहे, यूं ही किसी का पीछा करने से किसी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कोई तुम लोगों की जान बचाएगा। शौर्य ने श्लोक की बातों पर एग्री करते हुए कहा, श्योर, मैं तो सपने में भी कभी दोबारा ऐसी खतरनाक जगह आने से पहले 100 बार सोचूंगा। एक बार जरा इस जगह को देखो तो, यहाँ तो भूत भी आने से डरते होंगे। कितनी भयानक जगह है ये। श्लोक शौर्य की बातों को सुन ही रहा था कि तभी वहां उन तीनों को बहुत तेज भारी कदमों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वहां बेहद अजीब सी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें जंगल के चारों तरफ से श्लोक के कानों में पड़ने लगी थीं। श्लोक ने इस बारे में ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, ये क्या नई मुसीबत है? आखिर हो क्या रहा है? ज़ारा ने जवाब देते हुए बोला, होस्ट, क्योंकि आपने ने वैली के सबसे सेंटर पार्ट के मॉन्स्टर को जान से मार दिया है, इसलिए वैली के सारे मॉन्स्टर आपसे बदला लेना चाहते हैं। वे आपको ढूंढते हुए इधर ही आ रहे हैं। श्लोक ने ज़ारा की बातों को सुनने के बाद कहा, तब तो हमें जल्द से जल्द वो जड़ी बूटियां ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। श्लोक को ढूंढने के लिए जंगल के सारे भयानक मॉन्स्टर वैली के बीचों बीच आकर उसे सर्च करने लगे थे। वहीं श्लोक, शौर्य और उस दूसरे लड़के के साथ वैली के सेंटर में ही एक ऐसी जगह जाकर छुप गया जहां से उन्हें ढूंढ पाना मॉन्स्टर्स के लिए इम्पॉसिबल था। जैसे ही शौर्य ने उन मॉन्स्टर्स को वहां पर श्लोक को सर्च करते देखा, उसने मन ही मन कहा, अभी श्लोक ने जान बचाई ही थी कि वापस इसकी वजह से जान खतरे में पड़ गई। अगर इन मॉन्स्टर्स ने मुझे श्लोक के साथ देख लिया था, फिर तो इसके साथ साथ मुझे भी मार के खा जाएंगे। शौर्य को इस तरह डरा हुआ देख उसके साथ बैठे दूसरे लड़के ने बोला, अरे क्या हुआ शौर्य, तुम्हारे चेहरे के 12 क्यों बजे हुए हैं? टेंशन मत लो, श्लोक है न, एक एक मॉन्स्टर को पकड़ पकड़ के मारेगा। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने गुस्से में उसे धीमी आवाज में चुप रहने के लिए कहते हुए बोला, शट अप, बिल्कुल चुप। अगर कहीं इन मॉन्स्टर्स ने तुम्हारी हल्की सी भी आवाज़ सुन ली तो तुम्हारी वजह से हम सबकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो तुम्हारे लिए मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा। शौर्य की बात मानते हुए वो लड़का चुप हो गया और मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा। तभी शौर्य ने देखा कि श्लोक बिल्कुल किसी मूंग की तरह चुपचाप उन मॉन्स्टर्स पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था। शौर्य ने श्लोक से उन मॉन्स्टर्स को देखने की वजह पूछते हुए बोला, क्या हुआ श्लोक, इन सब का भी शिकार करने का इरादा है क्या? तुम्हें नहीं लगता इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले हरा पाने की सोचना भी बेवकूफ़ी है? शौर्य की बात सुनकर श्लोक मुस्कुराया और बोला, देखो शौर्य, असली लड़ाका वो नहीं होता जिसे सिर्फ हमला करना होता हो। हमें दुश्मनों से कब खुद को और खुद के साथियों को बचाना है और फिर कब लड़ना है, इस सब का भी अंदाज़ा होना चाहिए। इस वक्त हमें खुद से ज़्यादा तुम लोगों की जान की फिक्र है, इसलिए अभी इन राक्षसों पर हमला करना समझदारी नहीं होगी। श्लोक की थॉट प्रोसेस जानकर शौर्य सरप्राइज्ड था। उसके मुंह से फिर कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। श्लोक की बात सुनकर उसके मुंह पर ताला लगा चुका था।
श्लोक। शौर्य और उस लड़के ने देखा कि जब वे मॉन्स्टर श्लोक को वहां नहीं ढूंढ पाए तो वे वहां से जाने लगे। लगभग सारे मॉन्स्टर्स वैली के सेंटर पाथ से बाहर चुके थे। जब लास्ट मॉन्स्टर्स बाहर निकलने ही वाला था तो शौर्य के साथ खड़े उस लड़के के पैर पर चींटियों ने काट लिया। उसकी हल्की सी आवाज़ हुई और वहां पैर के नीचे पड़ी सूखी पत्तियों की आवाज़ उस मॉन्स्टर के कानों में पड़ गई। उसे सुनकर वो इन सब की तरफ आने लगा। शौर्य और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गए। जैसे ही श्लोक ने उन दोनों को डरा हुआ देखा, उसने उन दोनों को इशारे से शांत रहने के लिए बोला। तभी वो मॉन्स्टर उस जगह आ गया जहां श्लोक, शौर्य और वो लड़का छुपा हुआ था। जैसे ही मॉन्स्टर ने उन तीनों को वहां एक साथ देखा, वो शोर मचाकर अपने सारे साथियों को बुलाने ही वाला था कि अचानक श्लोक ने अपनी वॉरियर स्टिक से उस मॉन्स्टर की गर्दन पर अटैक किया। श्लोक की वॉरियर स्टिक के स्ट्रोक से मॉन्स्टर के गले में मौजूद वॉइस बॉक्स डैमेज हो गया और उसके मुंह से फिर कोई आवाज़ नहीं निकली। वो मॉन्स्टर अपनी गर्दन पकड़कर घुटने के बल जमीन पर गिर गया। जब तक वो मॉन्स्टर कुछ समझ पाता, श्लोक ने उस मॉन्स्टर को पीछे से पकड़कर अपने हाथों से उसकी गर्दन ही तोड़ दी। श्लोक की इतनी शार्प और स्मार्ट स्किल देखकर शौर्य की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई और वो ये लगातार सोचने लगा कि आखिर श्लोक ने मार्शल आर्ट्स की इतनी एडवांस टेक्निक कैसे सीखी, जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सुना भी नहीं है। वहीं शौर्य के साथ खड़े लड़के ने भी श्लोक की इस टैक्टिक को देखकर कहा, श्लोक, यू आर रियली माइंड ब्लोइंग, एक बार फिर तुमने हम लोगों को सरप्राइज कर दिया। मेरी पलक भी ठीक से झपक नहीं पाई कि तुमने इस लीथल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। मैं बस बार बार यही सोच रहा हूं कि आखिर इस दुनिया के किसी भी इंसान के पास इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। समटाइम्स गॉड इज रियली सो अनफेयर। कुछ स्किल हमें भी दे देता तो कितना अच्छा रहता। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, पर फिर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। श्लोक ने उस लड़के की बात का जवाब दिया, भाई शक मत करो, इसी दुनिया से हूं मैं, बस बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ा है ये सब सीखने के लिए। उधर शौर्य श्लोक की स्किल के साथ साथ उसकी वॉरियर स्टिक से भी काफ़ी इम्प्रेस था। उसने श्लोक के पास जाकर उसकी स्टिक मांगते हुए बोला, श्लोक, क्या मैं तुम्हारी ये वॉरियर स्टिक देख सकता हूँ? मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर इतनी ऑर्डिनरी दिखने वाली इस वॉरियर स्टिक में इतनी पावर कहाँ से जनरेट होती है। जैसे ही शौर्य ने श्लोक की वॉरियर स्टिक को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, श्लोक ने शौर्य को अपनी वॉरियर स्टिक छूने देने से मना करते हुए कहा, माफ़ करना शौर्य, पर हम ये हथियार किसी को दे नहीं सकते। एक बात हमेशा याद रखना शौर्य, किसी भी योद्धा से सब कुछ मांगना पर उसका हथियार कभी नहीं। किसी भी अच्छे योद्धा के लिए उसका खास हथियार ही सबसे कीमती चीज़ होती है। वही उसे दुश्मन से बचाती भी है और दुश्मन की जान लेती भी है। श्लोक की बात सुनकर शौर्य के साथ खड़े लड़के ने बोला, एग्जैक्टली, यू आर राइट श्लोक, और वैसे भी इस वक्त हम लोग घने भयानक जंगल के बीचों बीच हैं। यहाँ हर सेकंड हम पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में श्लोक तुम्हें अपना वेपन क्यों दिखाएगा? बाई चांस तुम वो हथियार नहीं संभाल पाए और गलती से श्लोक पर ही अटैक कर बैठे तो? उस लड़के ने श्लोक की तरफ देखकर कहा, श्लोक, ट्रस्ट नो वन। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। तभी श्लोक, शौर्य और साथ खड़े लड़के की नज़र शौर्य के उस साथी पर पड़ी। थोड़े टाइम पहले इसी को मॉन्स्टर ने पॉइजन गैस के जरिए बेहोश कर दिया था। पॉइजन गैस की वजह से उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लगा था। श्लोक उसके पास आया और बोला, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। श्लोक की बात सुनकर शौर्य ने कहा, पर श्लोक, हम कर भी क्या सकते हैं? उस पॉइजन गैस का कोई एंटीडोट मेरे पास नहीं है। प्लीज़ श्लोक, कुछ उपाय करके इसे बचा सकते हो क्या? मैंने इसके पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है कि इसे इसके घर वापस सही सलामत पहुंचाऊंगा। शौर्य की बात सुनने के बाद श्लोक ने ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, क्या उस राक्षस का जहर काटने के लिए यहाँ कोई जड़ी बूटी मौजूद है? ज़ारा ने उस मॉन्स्टर के पॉइजन गैस के एंटीडोट के लिए वैली के सेंटर को एनालाइज करते हुए कहा, यस होस्ट, एक प्लांट है जिसकी रूट उसे पॉइजन के एंगेस्ट एंटीडोट का काम कर सकती है। ये सुनकर श्लोक बहुत खुश हुआ और उसने ज़ारा से कहा, धन्यवाद ज़ारा जी, अब जल्दी से हमें उस पौधे तक पहुंचने का रास्ता बताइए। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये लड़का किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है। ज़ारा ने श्लोक को उस प्लांट तक पहुंचने का रास्ता बताया और श्लोक ने जल्दी से वहां जाकर उस प्लांट की रूट को उस लड़के के मुंह में डाल दिया। वो रूट उसके मुंह जाते ही उसका रंग नीले से वापस नॉर्मल हो गया। थोड़ी ही देर में उस लड़के को होश भी आ गया। होश में आते ही उस लड़के ने श्लोक को देखा और घबराते हुए बोला, मैं कहाँ हूँ और क्या हुआ मुझे? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शौर्य के साथ खड़े दूसरे लड़के ने हंसते हुए उसे गले लगाया और बोला, थैंक गॉड तुम बच गए। मुझे लगा था तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। श्लोक, तुम्हें एडमायर करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं बचे हैं। वॉरियर से लेकर डॉक्टर, हर रोल निभाना आता है। कहीं कुछ दिन में तुम्हें कोई नेशनल ट्रेजर न डिक्लेयर कर दे। जिस लड़के को अभी अभी होश आया था, उसने श्लोक को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हुए कहा, पता नहीं श्लोक, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कभी चुका पाऊंगा या नहीं।
पर अब से इस वैली में तुम पर आने वाली हर एक प्रॉब्लम को पहले मुझसे सामना करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। आई विल प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट। दूसरे लड़के ने भी श्लोक का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, सच में श्लोक, तुम वाकई कमाल हो। फ्यूचर में हर एक स्टूडेंट तुम्हें अपना रोल मॉडल मानकर प्रैक्टिस करेगा। सब तुम्हारी स्किल्स को फॉलो करेंगे। हो सकता है तुम्हें यहाँ के सिलेबस में ही इंक्लूड कर दिया जाए। पर श्लोक, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुमने आखिर हम लोगों की जान क्यों बचाई? श्लोक ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हमने तुम लोगों की जान इसलिए बचाई क्योंकि तुम लोगों ने हमारी जान बचाई। श्लोक की बात सुनकर उनकी आंख में आंसू थे। उन दोनों ने रोते रोते श्लोक को गले लगा लिया और कहा, थैंक यू श्लोक, थैंक यू सो मच। उन दोनों को इस तरह श्लोक को हाईली अप्रिसिएट करते देख शौर्य ने मन में बोला, वेल डन। दोनों के दोनों थाली के बैंगन निकले। इतने दिनों से इस जंगल में पाल पोष में रहा हूं और आज एक दिन किसी ने आकर जान क्या बचा ली। दोनों ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। एक बार इस श्लोक को यहाँ से जाने तो दो, फिर दोनों की हड्डी पसली एक न कर दी तो मेरा नाम भी शौर्य नहीं। फिर श्लोक ने शौर्य और दोनों लड़कों से बोला, देखो अब उस जड़ी बूटी को तो तुम लोग भूल जाओ क्योंकि उसे यहाँ से वापस तो सिर्फ हम ही ले जाएंगे। वैसे भी यहाँ के खतरनाक राक्षसों का मुकाबला करने की स्किल अभी तुम लोगों के पास नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग वापस अपने अपने घर की ओर चले जाओ, इसी में तुम लोगों का फायदा है। बार बार में खतरे में कूदोगे तो जरूरी नहीं कि हर बार जान बच ही जाए। उन दोनों लड़कों में से एक ने श्लोक की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ श्लोक, मैं भी यही सोच रहा था। किसी तरह इस बार जान बच गई है। वापस जाता हूँ, वरना क्या भरोसा कौन सा जंगली जानवर फिर से आकर पता नहीं कब हमला कर दे। अचानक श्लोक को अपने अंदर ज़ारा की आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा ने श्लोक को उस मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताते हुए कहा, होस्ट आर यू देयर? श्लोक ने ज़ारा की बातों पर जवाब देते हुए कहा, हाँ ज़ारा जी, बोलिए न, क्या हुआ? उस जड़ी बूटी के बारे में कुछ पता चला? अब तो उसे ढूंढ ढूंढ कर हम वाकई में बहुत परेशान हो गए हैं। ज़ारा ने श्लोक को अपनी बात बताते हुए बोला, डोंट वरी होस्ट, मुझे एक क्लू मिला है। आगे कुछ दूरी पर एक केव है, उस केव के अंदर ही उस प्लांट के होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ये सुनकर श्लोक बहुत खुश हो गया। उसने ज़ारा को थैंक्स कहा, वाह ज़ारा जी, ये हुई न बात, अब जाकर पहली बार इस जंगल में हमें कुछ सुकून मिला है। बिना देर किए हम उस गुफा की ओर जाते हैं। केव की ओर जाने से पहले श्लोक ने शौर्य और उसके साथ खड़े लड़कों से कहा, अच्छा तो अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। किस्मत में लिखा होगा तो फिर मुलाकात होगी। जैसे ही श्लोक ने अपनी बात खत्म करके केव की तरफ चलने लगा, श्लोक को कुछ याद आया और उसने मुड़कर बोला, और हाँ, इस बार हमारा पीछा करने की सोचना भी मत। बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ से अपने अपने घर चले जाओ। तीनों ने अपना सर हिलाकर श्लोक की बातों पर एग्री किया और फिर श्लोक वहाँ से चला गया। श्लोक के जाते ही शौर्य ने उन दोनों लड़कों को पकड़कर पीटना शुरू किया और कहा, यू बास्टर्ड्स, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम लोगों ने अपनी पार्टी बदल ली। तुम लोगों को उस श्लोक में अपना भगवान नजर आ रहा था। अब जाओ, मैं तुम लोगों को अपने साथ वापस नहीं ले जाऊंगा। वापसी में अगर किसी शेर चीते ने तुम लोगों पर अटैक किया तब तुम लोगों को मेरी याद आएगी, तब मेरी इंपोर्टेंस समझ में आएगी और मैं अब तुम लोगों को हरगिज नहीं बचाऊंगा। उन दोनों में से एक लड़के ने शौर्य को जवाब देते हुए कहा, कम ऑन शौर्य, भला ये क्या बात होती है, किसी ने हमारी जान बचाई हो और हम लोग उसकी तारीफ भी न करें। बल्कि मैं तो ये सोचकर शौक था कि तुम श्लोक की तारीफ क्यों नहीं कर रहे। ये तो तुम भी मानते हो न कि श्लोक मार्शल आर्ट्स में कितना अच्छा है। उस लड़के की बात खत्म होते ही शौर्य ने गुस्से में उसके पेट पर एक तगड़ा पंच मारा। वो लड़का वहीं जमीन पर गिर गया। वहीं दूसरी तरफ श्लोक जैसे ही केव के पास पहुंचा, उसे केव की ओपनिंग पर कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद वो झाड़ियों में जाकर छुप गया।